नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद प्यार पंकज यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि राजपूत काल या पूर्व मध्यकाल में भारत की स्थिति क्या रही, उसका एक लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जा चुका है। उसी कड़ी में अगला लेक्चर राजपूत काल का है, जिसमें राजपूत काल में इसलिए मैंने आपको बताया था कि 4 वंशों को पढ़ना है: चालुक्य, चौहान, परमार और गुर्जर प्रतिहार या प्रतिहार। उनमें से 2 को आज हम इस लेक्चर पढ़ लेंगे, बाकी 2 वंश को अगले लेक्चर पढ़ लेंगे। चलिए देखते हैं। बाकी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताया करें आप कि आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं, ठीक है, और आपकी समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और कंटेंट आपके लिए पर्याप्त है कि नहीं। वैसे कंटेंट तो पर्याप्त है, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि आयोग इससे हटकर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कितना डीपली पूछे, इससे ज़्यादा डीपली ना ही पूछेगा, ना ही आपको कहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। पहले तो जैसे राजपूत काल के 4 प्रमुख वंश गुर्जर प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य। इनमें से जो गुर्जर प्रतिहार हैं, इन गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र हैं, संस्थापक थे। लेकिन इसका जो वास्तविक संस्थापक है वो नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। लेकिन गुर्जर प्रतिहारों का सबसे योग्य शासक, सबसे साहसी, सबसे बहादुर शासक वो मिहिर भोज है। और मिहिर भोज वही शासक है जिसने त्रिपक्षीय युद्ध में अंततः युद्ध जीत लिया था और कन्नौज की राजधानी गुर्जर प्रतिहारों को बना लिया था। प्लस मिहिर भोज वही शासक है जिसने आज वराह की उपाधि भी धारण कर रखी थी। क्लियर। प्लस इनका अंतिम शासक यशपाल था और 1036 में इनको महमूद गजनवी ने इनको हरा दिया था, जिसकी वजह से इनके हराने के बाद इनके क्षेत्र पर उसने अपना अधिकार जता लिया था। क्लियर। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट परमार। परमार के संस्थापक सीयक हर्ष हैं। हमने इसके पहले हर्यक वंश या वर्धन वंश या पुष्यभूत वंश, उसमें हमने हर्षवर्धन पढ़ा है, लेकिन यहाँ सीयक हर्ष है संस्थापक किसका? परमार। ठीक है, परमार संस्थापक सीमक हर्ष। और इनकी पहली राजधानी उज्जैन थी, दूसरी राजधानी धारा थी। और धारा जो है, धार या धारा, कहीं धारा मिलेगा कहीं धार मिलेगा, स्पेशली एमपी में पड़ेगा, मध्य प्रदेश से। क्लियर। भोर परमार इस वंश का सबसे योग्य और साहसी और बहादुर शासक है, जो कि इसको इसकी विद्वता के कारण, इसके ज्ञान के कारण, इसके विद्वानता के कारण इसको कविराज भी कहा जाता है। किसको? भोर परमार को। कहीं कहीं आपको भोज मिलेगा, कहीं कहीं भोर मिलेगा, तो कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। इसका जो अंतिम शासक है महलक देव है, और महलक देव को ही अलाउद्दीन खिलजी ने 1304 में, यानी 1304 ईस्वी में हरा कर इस परमार वंश को दिल्ली के सल्तनत काल में मिला लिया था, या खिलजी साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक। उसके बाद चौहान। चौहान में पृथ्वीराज चौहान वगैरह में पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें चौहान वंश के जो संस्थापक थे वासुदेव थे। इनकी बाकी चीज़ें आपके प्रोवाइड लेक्चर में दे जाएंगे। चालुक्य वंश, चालुक्य में संस्थापक मूलराज था, प्लस इनकी जो राजधानी थी अनिलवाड़ थी, और जैन धर्म के पोषक और संरक्षक थे। कौन? यही चालुक्य। और इनके यहाँ सबसे योग्य, साहसी और बहादुर शासक जो था वो भीम प्रथम था। तो चलिए कुछ पॉइंट वाइज चीज़ें हम देख लेते हैं। जैसे कि पुलकेशिन द्वितीय के जो ऐहोल अभिलेख रविकीर्त का था, ठीक है, उसमें सबसे पहले गुर्जर प्रतिहारों के वंश के बारे में जानकारी मिलती है। गुर्जर प्रतिहार के वंश ने जाति का उल्लेख जो सबसे पहला है वो पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से मिलते हैं, और ऐहोल अभिलेख जो है वो कवि रविकीर्त का था। क्लियर। अगला वही रविकीर्त जिसने अपनी तुलना कालिदास जैसे महान और कल्हड़ जैसे कवियों के समतुल्य अपनी तुलना की थी, वही रविकीर्त है, ठीक है। प्राचीन ग्रंथ के आधार पर कुमारपाल चरित एवं वर्ण रत्नाकर, कुमारपाल चरित और वर्ण रत्नाकर के अनुसार 36 राजपूत कुलों की जानकारी मिलती है। कितने? 36 राजपूत कुलों की जानकारी मिलती है प्राचीन ग्रंथ कुमारपाल रत्नाकर और कुमारपाल चरित एवं वर्ण रत्नाकर के ग्रंथों के आधार पर 36 राजपूत कालों की जानकारी मिलती है सूची के आधार पर, ठीक। वहीं पर प्रोफेसर ईश्वरी प्रसाद ने बताया है कि जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद भारत में भारत राष्ट्र जो है, राष्ट्र के अंदर बहुराष्ट्र
वाली प्रथा की ओर चल देता है। क्योंकि मैंने आपको कल इसके पहले लेक्चर मैंने आपको बता रखा है कितने हर्षवर्धन के बाद बहुत सारे छोटे छोटे सामंतवादी राजा तैयार हो जाते हैं। क्लियर। उसके बाद ग्वालियर अभिलेख में नागभट्ट प्रथम को ये बताया गया कि इन्होंने अरबों को सिंध प्रांत में रोक दिया था, अर्थात उसके आगे फिर सिंध भारत नहीं आ पाए। क्लियर। आगे चलते हैं। ये जो गुर्जर प्रतिहार हैं इनमें जो वास्तविक संस्थापक हरिश्चंद्र, मैंने आपको बता दिया वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। नागभट्ट प्रथम की जो टाइमिंग है 735 से 756 मिलती है। इन्हें मलेच्छों का नाशक भी कहा जाता है। किसका नाशक? मलेच्छों का। मलेच्छों को क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्पेशली इन्होंने अरबों को सिंध में सीमित कर दिया था, सिंध प्रांत में, इसलिए गुर्जर प्रतिहारों में नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का नाशक भी कहा जाता है। क्लियर। उसके बाद अब सबसे योग्य शासक आता है वो वत्सराज है। अगर इनका आप वंशावली देखेंगे गुर्जर प्रतिहारों की तो हरिश्चंद्र, नागभट्ट प्रथम, उसके बाद कक्कुक, ठीक है, कक्कुक के बाद देवराज, ये योग्य शासक नहीं हुए हैं। ठीक है, बस शासनकाल चल रहा तो इस पीरियड में इन्होंने अपनी गद्दी संभाल ली थी, केवल बस इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे इनका इतिहास में जिक्र किया जाए। इनका इतिहास में जिक्र इसलिए है कि ये गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित थे। नागभट्ट प्रथम और मिहिर भोज जैसे वंश से ये ताल्लुकात रखते थे। क्लियर। देवराज का पुत्र वत्सराज है जो कि गद्दी पर बैठता है। वत्सराज के बाद आता नागभट्ट द्वितीय जो कि वत्सराज का पुत्र था। ठीक है, नागभट्ट द्वितीय जो कि वत्सराज का पुत्र था। प्लस उसके बाद रामभद्र आते हैं और रामभद्र का ही पुत्र है मिहिर भोज। मिहिर भोज जो है भैया वो रामभद्र का पुत्र है। उसके बाद महेंद्र पाल प्रथम आते हैं। महेंद्र पाल प्रथम आ जाते हैं। उसके बाद भोज द्वितीय आ जाते हैं, इन्हीं के पुत्र हैं। ये पूरी वंशावली चल रही है। ठीक है, भोज प्रथम भोज द्वितीय, और फिर उसके बाद महिपाल, और महिपाल के बाद अगला शासक जो आता है राज्यपाल। राज्य के बाद आता है त्रिलोचन पाल, और त्रिलोचन पाल के बाद इस वंश का अंतिम शासक है यशपाल, जिसको महमूद गजनवी ने 1036 में हरा दिया था। क्लियर। आगे 1018 में गजनवी ने राज्यपाल को भी हराया था। राज्यपाल जो है स्पेशली वह यशपाल के पहले त्रिलोचन पाल आते हैं, और त्रिलोचन पाल के पहले राज्यपाल आते हैं। उन्हीं राज्यपालों को महमूद गजनवी ने 1018 में हरा दिया था, अर्थात परास्त कर दिया था। और गुर्जर प्रतिहारों ने विदेशी आक्रमण के समय भारत की रक्षा के लिए द्वारपाल का काम किया है। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है कि भारत के पूर्व मध्यकाल के पहले भारत की रक्षा के लिए राजपूत कालों में किस वंश ने द्वारपाल की रक्षा की? तो गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रमुख शासकों ने। जैसा कि आप देख रहे हैं हर्षवर्धन की मृत्यु 648 ईस्वी में हो जाती है। उस मृत्यु के बाद उत्तर भारत छोटे छोटे सामंतवादी शासकों में विभाजित हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादातर किताबें बताएंगी कोई भी ऐसा शासक नहीं हुआ जो गुप्त और हर्षवर्धन टाइप पूरे उत्तर भारत को एक कड़ी में बांध सके या एक माले में पिरो सके। लेकिन काफ़ी हद तक इस सामंतवादी शासकों में जो एक ऐसा शासक तैयार हुआ, एक ऐसा वंश तैयार हुआ जिसका नाम गुर्जर प्रतिहार वंश है। ये एक ऐसा राजा था, एक ऐसा वंश था जो कि उत्तर भारत के ज़्यादातर क्षेत्र को एक माला में, एक कड़ी में पिरो कर रखा है। ठीक है, तो इसलिए अगर ऑप्शन में मिल जाए कि राजपूत कालों में ऐसा कौन सा वंश था जिसने उत्तर भारत के क्षेत्र को बांधने की या समेकित करने की या समेटने की या एक माला में पिरोने की कोशिश की है, तो वो है गुर्जर प्रतिहार वंश। क्लियर। आगे चलते हैं। वत्सराज की टाइमिंग 780 से 800 तक है, और धर्मपाल और इंद्रायुध को इन्होंने हराया था, और इंद्रायुध को हराया, ठीक, लेकिन ध्रुव से पराजित हो गया। ध्रुव मतलब
मैंने आपको बताया था त्रिपक्षी जब युद्ध हुआ था, उस त्रिपक्षी युद्ध में सबसे पहले शुरुआत वत्सराज ने ही की थी। और वत्सराज ने धर्मपाल के पाल वंश के दूसरे शासक धर्मपाल अर्थात गोपाल के पुत्र थे, उनको हरा दिया था। और जब इनको हराया और ये चीज़ जब आप उनको पता चलती, लेकिन उससे पहले धर्मपाल ने इंद्रायुध को हरा दिया था कन्नौज पे शासन करने के लिए। जब इन धर्मपाल ने इंद्रायुध को हराया, फिर उसके बाद इंद्रायुध वहाँ से हट गए, ठीक है। और उसके बाद वत्सराज फिर धर्मपाल को हरा देता है। ये जानकारी जैसे राष्ट्रकूट के शासक ध्रुव को मिलती है, तो ध्रुव दक्षिण भारत से उत्तर की ओर प्रस्थान करता है। और ये पॉइंट मैंने आपको बताया था कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आक्रमण करने वाला पहला शासक ध्रुव था, राष्ट्रकूट वंश का शासक था ध्रुव, ठीक है। जिससे वत्सराज ध्रुव से हार जाता है और अंततः ध्रुव के हारने या परास्त होने के कारण ये राजस्थान के मरुस्थली क्षेत्र में चला जाता है, जिससे इसके बारे में इतिहासकार कुछ भी बता पाने में असमर्थ हैं। यानी उसके बाद वत्सराज के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। वत्सराज के बाद दो प्रमुख शासक और आते हैं, एक आते हैं कक्कुक और एक आते हैं देवराज। लेकिन इनके कुछ प्रमुख कार्य थे नहीं, जिसकी वजह से इनको आपको नाम नहीं मिलते हैं। लेकिन मैंने थोड़ा मेहनत की तो मुझे मिल गया, ठीक है। उसके बाद देवराज के पुत्र नहीं, उसके बाद जैन ग्रंथ में कुवलय माला में जैन ग्रंथ है कि कुवलय माला, यहाँ पे लिखा कुवलय माला, इसमें वत्सराज को रणहस्तिन भी कहा गया है, रणहस्तिन भी कहा गया है। क्लियर। आगे नागभट्ट द्वितीय जो कि देवराज का पुत्र था, 800 से 833 ईस्वी तक इसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया और राजधानी घोषित कर दी कन्नौज को, ठीक है। और उसके बाद क्या बोलते हैं इसको, हाँ, गोविंद तृतीय से ये परास्त हो गया था। कौन? नागभट्ट तृतीय। गोविंद तृतीय कौन है? राष्ट्रवंश का शासक है गोविंद तृतीय, राष्ट्रकूट वंश का। क्लियर। अगला मिहिर भोज, उसके बाद आते हैं नागभट्ट के बाद रामभद्र आते हैं, और रामभद्र का पुत्र है मिहिर भोज, जो कि राष्ट्रकूट वंश का गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे योग्य और साहसी और बहादुर शासक था। मिहिर भोज ने ही त्रिपक्षी युद्ध का अंत किया था, अर्थात त्रिपक्षी युद्ध समाप्त हो गया था, और इसने मूल रूप से राजधानी गुर्जर प्रतिहारों की कन्नौज घोषित कर दी थी। क्लियर। मिहिर भोज 836 से 890 तक रहता है। इसी के समय अरब यात्री सुलेमान आता है, और सुलेमान इस राजपूत कालों में सबसे प्रमुख वंश गुर्जर प्रतिहारकारों के बारे में बताता है, और गुर्जर प्रतिहारकारों में सबसे योग्य शासक मिहिर भोज को बताता है। क्लियर। ध्रुव और देवपाल से पराजित हो जाता है मिहिर भोज, लेकिन नारायण पाल को पराजित कर देता है। पहले ध्रुव और देवपाल से तो पराजित हो जाता है, लेकिन नारायण पाल को फिर, ये ध्रुव द्वितीय है, राजपूत वंश के ध्रुव द्वितीय हैं ये। क्लियर। और ये दक्षिण भारत के कृष्ण द्वितीय को परास्त कर मालवा पर अधिकार कर लेता है। दक्षिण भारत में कृष्ण द्वितीय को परास्त कर मालवा पर अधिकार कर लेता है, और आदिवराह की उपाधि धारण करता है। इसकी दो प्रमुख उपाधियां हैं, एक है आदिवराह, एक है प्रभास। आदिवराह और प्रभास, ठीक है। इनके समय इसने जो सिक्के चलाए वो द्रम नामक सिक्के चलाए, द्रम जो कि चांदी के सिक्के होते थे। क्लियर। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद मिहिर भोज के बाद उनका पुत्र महेंद्र पाल आता है, और महेंद्र पाल 890 से 910 तक गद्दी पर बैठता है, और इंद्र तृतीय को परास्त कर देता है। ठीक है। इंद्र तृतीय वगैरह ये सभी शासक आपको राष्ट्रकूट वंश से मिलेंगे। उपाधियों, इनकी जो उपाधियाँ थी महेंद्र पाल की उपाधियाँ थी परम भट्टारक, परमेश्वर और महाराजाधिराज, जो कि स्पेशली राष्ट्रकूट गुर्जर प्रतिहारों में जो उपाधियाँ पूछता है वो दो लोगों पूछता है, एक मिहिर भोज की, दूसरा महेंद्र पाल की। क्लियर। आगे अगला महेंद्र पाल के समय पर इनके एक प्रमुख जो योग्य आदमी था इनके दरबार में, वो था राजशेखर। और राजशेखर बहुत पूछता है किसके दरबार में थे, तो वो थे महेंद्र पाल के दरबार में। राजशेखर की कुछ प्रमुख पुस्तकें जिनमें से दो बहुत पूछी जाती है, एक काव्य मीमांसा, दूसरी कादम्बरी। क्लियर।
कर्पूर मंजरी, और कुछ और हैं विद्य शालमंजिक और भुवनकोश, हरिविलास, बाल रामायण और बाल भारत। इनमें से जो प्रमुख पूछी जाती राजशेखर की वह काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। इस और विद्य शालमंजिक और हरिविलास ये बहुत पूछी जाती हैं। अगला शासक महिपाल आता है, और महिपाल जो है वो भोज द्वितीय का पुत्र है। भोज द्वितीय का पुत्र महिपाल था। महिपाल की टाइमिंग 913 से 944 तक थी। इसके समय बगदाद का शासक बगदाद निवासी अल-मसूदी इसके समय आता है। क्लियर। ये कुछ प्रमुख वंश थे। और गुर्जर प्रतिहारों का अंतिम शासक यशपाल होता है। क्लियर। आगे अगला वंश मालवा के परमार या मालवा के परमार, जिनकी टाइमिंग 945 से 1304 तक चलती है। अर्थात अगर देखा जाए तो लमसम 9-4-12 यानी 4 साल तक इनकी टाइमिंग 400 साल, हाँ 350 लमसम चलती है, 3.5 शताब्दी। जहाँ पर गुर्जर प्रतिहारों का टाइमिंग 730 से 1036 तक है, वहीं पर मालवा के परिवारों का जो वंश था वह 945 से 1304 तक था। इस वंश का जो संस्थापक था वो शियख हर्ष था। क्लियर। जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है। और वाकपत मुंज अगला शासक आता है, जो कि गद्दे पर शियख हर्ष के बाद बैठता है, और इसकी टाइमिंग 972 से 94 ईस्वी तक होती है। इसकी दो प्रमुख उपाधियाँ, एक अमोघ वर्ष, दूसरा पृथ्वी वल्लभ। और ये जो पृथ्वी वल्लभ है ये बहुत पूछी जाती है। क्लियर। अगला चालुक्य नरेश तैलब द्वितीय को मुंज ने 6 बार परास्त किया था, लेकिन 7वीं बार मुंज खुद ही परास्त हो जाता है। और ये तैलब द्वितीय के बारे में स्पेशली पूछता किस वंश से यह शासक था, तो तैलब द्वितीय जो चालुक्य वंश का शासक था। क्लियर। उसके बाद धारा में मुंज सागर, ये जो वाकपति है एक्चुअली में मालवा के जो परमार हैं इनकी राजधानी पहले उज्जैन थी, लेकिन वाकपत ने दूसरी राजधानी अपनी धारा बनाई। धारा स्पेशली एमपी में पड़ता है। ठीक। और वही धारा में इसने मुंज सागर नामक झील का निर्माण कराया था। और तो और आप जान लें कि जो एक्चुअली में क्या बोलते हैं इनको, वाकपत के दरबार में कुछ प्रमुख विद्वान थे, परमगुप्त, धनंजय। इनमें जो धनंजय है और परमगुप्त बहुत पूछा था, क्योंकि परमगुप्त कंफ्यूजिंग नाम है, क्योंकि हम डायरेक्ट गुप्त वंश की करते हैं, लेकिन परमगुप्त जो है वो वाकपत मुंज के दरबारी था। तो प्रमुख दरबारी विद्वान जो थे वो पदमगुप्त, धनंजय, धनिक, हलायुध और अमित गत विद्वान थे, जिनमें से आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि स्पेशली जो पदमगुप्त था, पदमगुप्त की कुछ इसने इनकी जो पदमगुप्त की एक रचना है वो है नव शाहशांक। कौन सी है? नव शाहशांक, जो कि नव शाहशांक चरितम, जो कि इनके किसके मुंज की बायोग्राफी है। किसकी बायोग्राफी है? यानी क्या बोलते हैं बायोग्राफी को, याद आएगा बताएगा हिंदी। ठीक है। बायोग्राफी है नव शाहशांक, किसका है? चरितम। ये है पद्म गुप्त का भैया। क्लियर। पद्मगुप्त काथेम दानपत्र से ज्ञात होता है। काथेम यहां लिख रहा हूं मैं, कौथेम दानपत्र से ज्ञात हुआ कि मुंज ने हूणों को हराया था। हूणों को मुंज ने हराया था। और पद्मगुप्त मुंज और सिंध राज का राजकवि था। जो पद्मगुप्त है ये एक्चुअली में मुंज का और सिंधु राज इन दोनों का दरबारी कवि था। क्लियर है? राजकवि था। उसके बाद भोज परमार की टाइमिंग 1000 से 1055 तक है। इन्होंने सरस्वती कंठाभरण की। एक्चुअली में भोज परमार जो है बहुत विद्वान था, इसको इतिहास में विद्वता के लिए जाना जाता है। तो इसकी कई सारी प्रमुख रचनाएं हैं, जिनमें से इसकी जो प्रमुख रचनाएं हैं एक्सपेशली बताते हैं कि 32 से 33 कुछ इसकी प्रमुख रचनाएं हैं, जिनमें से कुछ मैंने आपको बताया जो एग्जामिनर पूछता है। सरस्वती कंठाभरण व्याकरण और अलंकार के लिए जानी जाती है। समारंगन, सूत्रधार
स्थापत्य शास्त्र के लिए जाना जाता है, और आयुर्वेद सर्वस्व चिकित्सीय विज्ञान है, चिकित्सा विज्ञान, ठीक है। प्लस चंपू नारायण, चंपू रामायण एक काव्य और नाटक है, क्लियर। उसके बाद भोज परमार ने राजधानी कन्नौज से नहीं भैया, उज्जैन से धार स्थापित कर दी थी, उज्जैन, ठीक है, उज्जैन से धार स्थापित कर दी थी। इनके बाद भोज परमार के बाद इस सिलसिले में विद्वानों का कहना है कि इन्होंने सरस्वती धारा में सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था, और तो और इन्होंने भोजशाला नामक एक महाविद्यालय की भी स्थापना कराई थी भोज परमार ने, क्लियर। उसके बाद दो शासक आते जय सिंह और आदित्य, अगले शासक होते भोज परमार के बाद, जिन्होंने नीलकंठेश्वर मंदिर की स्थापना कराई थी। नीलकंठेश्वर मंदिर के साथ उदयादित्य ने कराई थी, उदयादित्य ने, ठीक। उसके बाद इस वंश का मालवा के परमार का अंतिम शासक महलक देव हैं, और महलक देव को ही 1304 अर्थात 1304 में अलाउद्दीन खिलजी ने हराकर इस मालवा के परमार क्षेत्र को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। तो ये थी कुछ प्रमुख जानकारियाँ, और तो और जान लीजिए, ये जो क्या बोलते हैं इसको, दिल्ली सल्तनत में जो मिलाया था अलाउद्दीन खिलजी, इसकी जानकारी इसलिए अबुल फजल की आईने अकबरी से मिलती है। किससे मिलती है? अबुल फजल की आईने अकबरी से, क्लियर। तो ये रहा आज का राजपूत काल का दूसरा पार्ट, और इसका एक पार्ट और आएगा, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देना पड़ेगा मुझे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ये ज़रूर बताने की कोशिश क्या करें कि आपका मेरा लेक्चर कैसा है, आपके लिए कितना यूजफुल है, ठीक है, जिससे मुझे एक एनर्जी मिलती है, मुझे आपके लिए काम करने में उत्सुकता बढ़ेगी, ठीक है, और एनर्जी मेंटेन रहेगी, तो आप सभी का बहुत बहुत अच्छा सा लेक्चर प्रोवाइड किया जा सकता है। इसलिए एक बार फिर से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराने के लिए बोलें, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।